क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कौन कौन से कंट्रीज के कौन कौन से संविधान है, कौन कौन जो कि हम लोग अपने संविधान में उनका इंक्लूजन किए हैं, उनका एक्सपोर्ट्स के रूप में यूज किए हैं। इवन अपना भी बहुत सारी चीजें हैं न्यू न्यू, और बहुत सारा हम लोग देखेंगे भी, आपको बताएंगे भी कौन सी चीजें हमारे संविधान में स्पेशल है जो पूरे विश्व में नहीं है। ठीक है, तो वो जो विशेषताएं हम लोग देखी थी, साथ में और भी विशेषताएं हम लोग देखेंगे, तो हमारा टॉपिक है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट द हेडिंग, क्या भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए अन्य अन्य ठीक है, दैट इज different sources from different constitution। ठीक है, now सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटेन। उस वक्त का यही इंग्लैंड था, या आप बोलोगे उस वक्त जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी शासन था, वो यही था। तो इससे हम लोगों ने क्या क्या चीजें कंसिडर की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग एक्ट पढ़े थे, चार्टर एक्ट देखे थे, भारत शासन के, सारी चीजें देखी थी। तो कुछ कुछ हमारे दिमाग में है ही ऑलरेडी कि जो हम लोगों ने वहां से कंसिडर किया था। जैसे देखो, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, ये हम लोगों ने वहां से किया। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि जो पार्लियामेंट में स्पेसिफिक पावर्स होते हैं वो। फिर विधि का शासन, विधि का शासन। ठीक है, फिर संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के नाम पे शासन चलता है, पर पावर्स किसके पास होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के पास, जो कि हमारे मंत्री परिषद के प्रमुख हैं। तो मंत्री परिषद के पास ही मेन पावर होती है। राष्ट्रपति की स्थिति, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है, विधायी प्रक्रिया। बहुत विधायी प्रक्रिया मतलब लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोसेसेस हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, फिर चुनाव में आपके सर्वाधिक जो मत के आधार पर, ठीक है, ठीक है, जिसको सर्वाधिक मत मिला है, जिसको सर्वाधिक वोटिंग मिली है, वही क्या होगा, उसी के रेस्पेक्ट में चुनाव। नेक्स्ट मतलब आधार पर जीत की प्रक्रिया, जीत की प्रक्रिया। ओके, मतलब जो सबसे ज्यादा चुनाव में जीतेगा उसी को विजेता माना जाए। ठीक है, फिर मंत्रिमंडल की प्रणाली जो है, मंत्रिमंडल की प्रणाली मतलब मिनिस्टर्स का जो सिस्टम है, टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो सिस्टम है वो। फिर परमाधिकार, so all these things has been taken from your what, from where, the constitution of Britain। अब नेक्स्ट है हमारे कौन, नेक्स्ट है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उससे भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें को लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
अमेरिका। इससे भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कंसिडर किया है। लेट्स सी वन बाय। देखो, सबसे पहले जो हमारे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ये हम लोगों ने यूएसए से लिया है। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, क्लियर है। दूसरा आपका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। यानी कि जुडिशियल फिर से जो रिवीजन होता है, हमारे जो लॉज बने हैं वो। फिर संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो कुछ भी होगा संविधान उसमें सबसे बड़ा होगा, संविधान की सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। फिर आपके निर्वाचित राष्ट्रपति व उसका महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति और उसका महाभियोग। पढ़ेंगे ये सारी चीजें जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना, तब हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है और कैसे उसको हटाने के लिए महाभियोग का पूरा जो प्रोसेस है वो किया जाता है। फिर उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का, these are the things that we consider from संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, राइट। दक्षिण अफ्रीका, ये रिवीजन भी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या देखा है बताओ? साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखा। संविधान संशोधन, संशोधन क्या बोलो? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखा, अमेंडमेंट को देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते, and in the process of election of your members of from राज्यसभा, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस का किसका? राज्यसभा से जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन प्रोसीजर होते हैं। हम लोग देखेंगे जब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे, जब हम लोग संसद पढ़ेंगे, पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि जो परमानेंट हाउस है और एक नॉन परमानेंट, राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, वहां पर परमानेंटली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। जो ये स्टेट में क्या पॉपुलेशन है उनके हिसाब से इलेक्टेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पर क्या देखेंगे? थर्ड नंबर पर हम लोग देखेंगे कनाडा, कनाडा, ठीक है। कनाडा में क्या है पोजीशन? कनाडा में कनाडा में क्या है? सो बट हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो वेस्टिजियल जो पावर्स है, जो बचे कुचे पावर्स है, जो किसी भी आपके लिस्ट में या सूचियों में शामिल नहीं है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? या आप बोलो कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यूनियन या आपके स्टेट में, यानी कि संघ और राज्य में पावर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? फिर आपके गवर्नर यानी कि राज्यपाल की कैसे नियुक्ति होती है? फिर उच्चतम न्यायालय के जो परामर्श वाले जो न्याय का निर्णय करने वाला पार्ट है वो कैसे होता है, मतलब एडवाइजरी पार्ट, ठीक है। और फिर आप बोलोगे कि जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो कैसे एक अर्ध संघ सरकार का रूप, यानी कि सेमी यूनियन गवर्नमेंट का एक फेस है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स हम लोग ने कहाँ से लिया है? कनाडा से। एक बार लिखते हैं तो आपका एक नोट की तरह तैयार भी हो जाएगा। क्या है कि हम लोग एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ,
तो हम लोगों ने कनाडा से क्या क्या लिया, एक बार रिवाइज करते हैं। कनाडा से हम लोगों ने एक सशक्त जो आपका यूनियन है, ठीक है, वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन साथ ही साथ में वो सेमी यूनियन कैसे है, उसका जो पूरा स्वरूप है वो लिया है। फिर आपके अवशिष्ट शक्तियां, जो वेस्टिजियल पार्ट्स होते हैं, जो वेस्टिजियल पावर्स होते हैं, हमने अभी कहा ना, जो कि आपके यूनियन लिस्ट में नहीं है, जो आपके स्टेट लिस्ट में नहीं है, जो आपके कांग्रेस लिस्ट में, ऐसे भी कुछ पावर्स बचते हैं, अगर वो किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा। फिर शक्तियों का विभाजन, सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर पावर्स, कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर स्टेट कानून बनाएगा, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर सेंटर कानून बनाएगा। फिर राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि गवर्नर का कैसे नियुक्त किया जाता है, फिर उच्चतम न्यायालय के परामर्श, या फिर सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। फिर देखते हैं फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि आपके जो इंडिपेंडेंसी है, जो आपकी इक्वालिटी है, जो आपका बंधुत्व है, कॉपरेशन है, वो सारे जो प्रिंसिपल्स हमारे संविधान में इस्तेमाल किए गए हैं, उपयोग किया गया है, वो हम कैसे यूज करते हैं, वो सारे प्रिंसिपल हम लोग ने कहाँ से कंसिडर किया है, फ्रांस से कंसिडर किया है। साथ ही साथ फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि रिपब्लिकन जो सिस्टम है, वो भी हम लोगों ने कंसिडर किया है, फ्रांस से कंसिडर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आयरलैंड से क्या कंसिडर किया है, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड, जरा सा कॉपी पलटिए, ठीक है, कॉपी पलट के जरा सा देखो क्या लिखा है ना हम लोग ने आयरलैंड वाले में, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कैसे मनोनीत वाला पार्ट होता है ना, राष्ट्रपति कला से रिलेटेड, यानी कि आपके साहित्य से, लिटरेचर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, फिर आपके सोशल से रिलेटेड, जो एक्टिविस्टिक हैं, ठीक है, या एनजीओ वगैरह चलाते हैं उनसे रिलेटेड, या आपके जो साइंस है उससे रिलेटेड, कैसे लोगों के जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो फेमस पर्सन है, कैसे उनको लोग आपके राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है, वो। और साथ में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन संबंधी जो रिलेटेड जो प्रोसेस है, उसको भी हम लोगों ने किससे देखा है, आयरलैंड से। तो दूसरा हम लिखेंगे क्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला ज्ञान अथवा समाज से, ठीक है, ओके, यानी कि आपके लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, साइंस, सोशल, ठीक है, आगे क्षेत्र के क्षेत्र में जो फेमस पर्सन है, फेमस पीपल्स हैं, ठीक है, उनका मनोनयन, उनका मनोनयन कहाँ पे मनोनयन होगा, उनका मनोनयन राज्यसभा में होगा। प्लस राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी निर्वाचन संबंधी, ओके। सो ये भी क्या है, हम लोगों ने आयरलैंड से। नेक्स्ट हम लोगों ने, अब देखो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने जो समवर्ती सूची के प्रावधान, कॉन्ग्रुएंट समवर्ती सूची के प्रावधान, ठीक है, प्लस हम लोग ने संसद के जो दोनों सदन होते हैं, उन लोग का जब संयुक्त बैठक होता है, मतलब ज्वाइंट सिटिंग होती है, किसके, संसद के दो सदन है ना, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों की जब ज्वाइंट सिटिंग होगी, तो उस समय जो इंटायर प्रोसेस है, इंटायर जो नियम है, वो भी हम लोगों ने कहाँ से देखा है, ऑस्ट्रेलिया से। तो
क्या देखेंगे? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कहाँ से कंसिडर किया है? ऑस्ट्रेलिया से कंसिडर किया। तो दीज आर द सम ऑफ योर। बचा कौन सा है? एक आपका जापान बचा है, जर्मनी बचा है। सी, जापान से हम लोगों ने क्या किया था? देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसेस दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम योर लॉज। तो ये जो चीज है ये हम लोगों ने जापान से विधि द्वारा स्थापित। ठीक है, अब नेक्स्ट सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन। प्रीवियसली जो सोवियत यूनियन था, या आप बोलो रशिया, अगर कहीं कहीं बुक में आपको रशिया मिल सकता है। इससे हम लोगों ने क्या लिए थे? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ठीक है, साथ में प्रस्तावना में हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्ताव या प्रियम्बल में जो सामाजिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ठीक है, यानी कि सोशल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल जो न्याय का आदर्श है, न्याय का आप बोल सकते हो क्या? सोशल, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल जो आपका जजमेंट होगा, वो जो प्रिंसिपल है वो हम लोगों ने इससे लिया है। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स हैज बीन क्लियर। जर्मनी से क्या लिया है एक बार देख लेते हैं। जर्मनी, या आप ये भी कह सकते हो कि जर्मनी की जगह वाइमर समझे। वाइमर, वाइमर, ठीक है, वाइमर समझे। इससे हम लोगों ने क्या देखा है? देखो, इससे हम लोगों ने आपातकाल में जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है या जो हमारे राइट्स है उसको कैसे बंद किया जाता है, उसको कैसे सस्पेंड किया जाता है, ये देखा लिया है हम लोगों ने। क्या लिया है? आपातकाल, आपातकाल यानी कि के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान जो मूल अधिकार है, हमारे मूल अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कैसे सस्पेंड किया जाता है? सस्पेंशन, सस्पेंशन, या आप बोलो निलंबन किया जाता है। वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वो भी हम लोगों ने जर्मनी से ही लिया है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को आपातकाल में देखनी पड़ती है। लेकिन याद रखना, जो भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ जैसा वर्ड है, ठीक है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो संकल्पना है या जो थ्योरी है या जो सोचा गया है, वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के एक्ट से प्राप्त है। ठीक है, ये एक नोट बना कर make it as a note, make it as a note, नोट बना के लिखो। क्या लिखोगे? कि जो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में जो राज्यों का, ठीक है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट की जो संकल्पना है, की संकल्पना है, वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्राप्त किया गया। क्लियर है? इतना क्लियर है। अब जो जो प्रॉपर्टीज है या जो हमारे प्रियम्बल में यूज्ड है, वो सारी चीजें, ठीक है।
नाउ सी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ठीक है, यानी कि हमारे संविधान का। तो इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज किए हैं। जैसे देखो, वी आर द पीपल, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। फिर यहाँ पे जो जो वर्ड्स की वर्ड्स यूज किए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी कि भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। सो सी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all. फिर fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. ठीक है? In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. मतलब हम अपने को, इस संविधान को समर्पित अर्पित करते हैं। अगर ये हम लोग इसको डिस्कस भी अभी करेंगे कि इसकी जो लैंग्वेज है उस टोटल लैंग्वेज का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो, इसमें जब आप और भी बुक्स देखोगे या कहीं आपके जो नोट्स हैं उसमें देखोगे, तो उसमें आपको ये तो बताया गया है कि 26 नवंबर 1949, साथ में हिंदी में बताया गया है कि शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है और खुद को आत्मा को अर्पित। क्लियर है? इतना क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखो कहीं कहीं पर आप इसे प्रस्तावना देखोगे, उद्देशिका देखोगे, प्रेमफुल देखोगे, ऑल दिस द सेम थिंग। नेक्स्ट, अब उद्देशिका का जो महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, तो ये आपको ये बताएगा कि जो हमारा जो प्रियम्बल है उसका जो बेसिक जो थॉट है वो क्या है, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए उसमें ये जो सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है एक ह्यूमन के लिए या जो पब्लिक के लिए, जो इंडिया की पब्लिक के लिए, उसको ये बताया जा रहा है। साथ में उसकी जो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है वो सारी चीजें बताई गई। तो इसके लिए एक हमारे पर्सन है जिसका नाम हम लोग पहले भी बताया है, सर कृष्ण स्वामी अय्यर, या उनका पूरा नाम है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। सो आई विल राइट इट डाउन, क्योंकि देखो कभी कभी वचन के बारे में भी आ जाता है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है, ये संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। क्या नाम है इनका, सर अल्लादी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी, कृष्ण अय्यर, ठीक है। इन्होंने इन्होंने किसके बारे में कहा, प्रस्तावना के बारे में। क्या प्रस्तावना के बारे में कहा है, इन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है, हमारे दीर्घकालिक दीर्घकालिक सपनों का विचार, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म से जो हमारे ड्रीम्स है वो क्या है, थॉट्स। तो द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर लॉन्ग टर्म ड्रीम थॉट्स। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे उद्देशिका में जो क्या क्या चीजें दी गई हैं उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सो देखते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल या प्रस्तावना, ठीक है, इसका क्या महत्व है, महत्व यानी कि ठीक है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसके, देखो सबसे पहले कहेंगे कि संविधान के प्राधिकार के सोर्स, मतलब जो इस पर अधिकार है उसके सोर्स क्या है, तो भारत की जनता। कारण ये है कि संविधान का जो निर्माण है, फर्स्ट हम ये कहेंगे कि आपके संविधान के
प्राधिकरण का प्राधिकरण का क्लियर है। तो इसमें क्या है, भारत की जनता, भारत की जनता यानी कि पब्लिक ऑफ योर इंडिया, पब्लिक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो निर्माण किया गया है, संविधान का जो निर्माण किया गया है वो भारत की जनता की ओर से किया गया है। क्यों? क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य थे और उन्हीं के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया है, इसलिए ये संप्रभुता भारत की जनता में निहित। क्लियर है? ये समझ में आ गया ना सबको कि बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड द पीपल, द पब्लिक ऑफ इंडिया बाय, दे आर द मेंबर्स ऑफ योर संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल सभा। ठीक है? क्यों? और ये उन्हीं के द्वारा अपने आप पर अंकित किया गया, अपने ऊपर लगाया गया, अप्लाई किया गया। क्लियर है? सो सेकंड में क्या कहूंगी? सेकंड कहूंगी राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप। ठीक है? राज्य के स्वरूप में क्या कहोगे? राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, समाजवादी है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे, इन सब का रियल मतलब क्या है, रहना है। क्लियर है? अब संविधान का उद्देश्य क्या है और संविधान लागू तो ये जानते हैं 26/1990। क्लियर है? ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड। अब हम जो एलिमेंट्स हैं, क्या क्या, जो हमारे प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें जो जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, उसमें जो जो की वर्ड्स यूज किए गए हैं या उसका जो जो मेल है वो क्या क्या है और उन सब चीजों का मतलब क्या है। ठीक है? आत्मर्पित मतलब गिवन टू देमसेल्व्स और अधिनियमित मतलब इनएक्टेड। मतलब देखो ये हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे एक्चुअली। सी, जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो कुछ तो वर्ड्स कीवर्ड्स हम लोग यूज किए ही हैं, लेकिन आप उस प्रियम्बल में एक लाइन पढ़ोगे कि संविधान घोषित करता है कि घोषित करता है कि भारत के लोगों ने संविधान को, ठीक है, संविधान को, ये लाइन है। इसके बाद देखो क्या क्या अंगीकृत, अडॉप्ट किया है, अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया है, अडॉप्टेड। अभी बताया था ना ये लाइन, अधिनियमित, अधिनियमित, ठीक है, यानी कि इनेक्टेड, तथा आत्मार्पित किया है, आत्मार्पित यानी कि गिवन टू themselves, गिवन टू themselves। ठीक है? किया है, किया। अतः अतः इस देश के, इस देश की संप्रभुता, संप्रभुता यानी कि आपकी सोवरेनिटी अंततः लोगों में ही नहीं है। ठीक है? इज दिस क्लियर? जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप इजीली चीजें को देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे लास्ट लाइन में है। ठीक है? क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये वर्ड है कि नहीं, ये वर्ड है, तो जस्ट लाइक दिस। एक अब हम लोग देखेंगे जो इसमें यूज किए गए हैं जो कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या है। जैसे देखो, तो अगर कोई कहे कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
ये किससे अभिप्रायित हो जाता है? ये हमारे प्रेम्बल से ही समझ में आ जाता है। फिर भी हम लोग पहली चीज है आपकी न्याय, यानी कि जुडिशियरी से रिलेटेड है, जजमेंट। तो ये क्या होगा? सामाजिक न्याय, सामाजिक यानी कि सोशल, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय यानी कि आपकी फाइनेंशियल, और तीसरा क्या हो जाएगा? राजनीतिक न्याय यानी कि आपको पॉलिटिकल, राजनैतिक न्याय। क्लियर है? दूसरा हम कहेंगे स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंसी। किसके इंडिपेंडेंसी? विचारों के, थॉट्स के इंडिपेंडेंसी, अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशंस की इंडिपेंडेंसी, अभिव्यक्ति। ठीक है। फिर आपकी विश्वास की इंडिपेंडेंसी, बिलीव की, आपके धर्म की, रिलीजन की, और आपकी उपासना की, द वे ऑफ बिलीव। ठीक है। वो उपासना। नेक्स्ट हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी इक्वलिटी ऑफ आवर डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो हम कहेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ओके। इक्वलिटी ऑफ योर इसकी डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? फिर हम ये कहेंगे व्यक्ति की गरिमा क्या है? व्यक्ति की गरिमा। ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता और these are your importance of your constitution जो भी बोले। क्लियर है इतना? ओके। और दूसरे लाइन के हम लोग अब इसमें जो कीवर्ड्स यूज किए गए हम लोग एक एक करके उस कीवर्ड्स को डिस्कस करें। ठीक है? ठीक है। तो कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और नोट्स के बारे में मत सोचो, जो हम लोग यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए लास्ट में ऐड कर देंगे, और आप लोगों को दिया ही जाता है डेली। तो देखो इस जो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? प्रभुत्व संपन्न का ये मतलब होगा कि इंडिया जो जो भारत है वो अपने चाहे आंतरिक मामले हो या वैदेशिक, वैदेशिक यानी विदेशी मामले जो बाहर के, भारत के बाहर के जो मामले होते हैं ना, उन पे वो किसी का भी एक्सटर्नल दबाव नहीं सहन कर सकता है, और ना ही प्रतिबाध्य है इसको सहन करने के। वो अपने जो डिसीजंस है वो टोटल इंडिपेंडेंट होकर ही लेगा, और लेने में सक्षम भी है, एबल्ड भी है। ठीक है। वो किसी के दबाव में भी लेके नहीं लेगा, क्योंकि वो लेने में सक्षम। क्लियर है? तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्लियर है आपको कि वो टोटली सोवरेनिटी को फॉलो करता है। अब अगर कोई कहे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, कि चाहे वो आंतरिक मामले हो या इंटरनल अफेयर्स हो, इंटरनल अफेयर्स हो या एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है। यानी कि बाह्य मामले, बाह्य मामले में कौन से मामले आएंगे? या वैदेशिक मामले आएंगे, मामले आएंगे, विदेशी मामले आएंगे। ठीक है। और इसमें कौन से मामले आएंगे? इसमें हमारे 4 तरीके के मामले आते हैं। डिसीजन हम लोग खुद लेते हैं, किसी का दबाव वो दे देते हैं। एक हो जाता है आपका पॉलिटिकल, एक हो जाता है आपका फाइनेंशियल, ठीक है, एक हो जाता है आपका सोशल, और एक हो जाता है रिलीजियन। ये सारे हमारे इंटरनल मैटर्स हैं। जबकि हमारे वैदेशिक मामले कौन कौन से होंगे भाई? ये तो बहुत ईजी है। या तो वो हमारे फ्रेंड्स होंगे, या तो वो हमारे एनिमीज होंगे, या तो वो हमारे ट्रीटी वाले होंगे, या संधि, या ट्रीटी। कि हम लोग एक्सटर्नली किससे ट्रीटी करेंगे, संधियां करेंगे, या हमारे वो शत्रु देश है, या हमारे मित्र देश है। ठीक है। ऑल दीज थिंग्स योर आर डन एज ए कीवर्ड। नेक्स्ट कीवर्ड आपका जो है वो है समाजवाद। ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड है आपका समाज, समाज यानी कि सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या है? कि ये एक, ठीक है, जिसमें एवरी पीपल
चाहे उसको किसी भी डायमेंशन से देखो, वो उसे क्या मिलती है, इक्वलिटी की। आपको राइट मिलता है, पावर मिलता है, चाहे वो आप संपत्ति का बोलो, चाहे आप संसाधनों का बोलो, चाहे आप कुछ भी समाज में कोई भी प्रतिष्ठा हो या कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, वो सब चीजों की क्या मिलती है, समाज से ही रिलेटेड है वो सारी चीजें। इसलिए भारतीय जो समाजवाद है या इनकी इंडियन जो सोशल लाइफ है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक समाज है। भारतीय समाजवाद कैसा है, भारतीय भारतीय समाजवाद, ठीक है। देखिए इंडियन सोशल लाइफ, इंडियन सोशल जो है या सोशलाइजेशन, वो कैसा है, लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्या है, सोशलाइजेशन, डेमोक्रेटिक क्या है, सोशलाइजेशन। इसीलिए जो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है या जो हमारी ये विचारधारा है लोकतांत्रिक समाजवाद का, वो क्या कहता है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी को, जो कि चाहे वो आपके सार्वजनिक हो, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, यानी कि वो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, एक साथ कोऑपरेटिव में रहते, ठीक है, को एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए तो इस भारतीय समाजवाद की जो इंडियन सोशलाइजेशन या डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि इसमें मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, सार्वजनिक या आपके निजी क्षेत्र, ठीक है, यानी कि आपके पब्लिक या आपके प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, को एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सह अस्तित्व में रहते, सह अस्तित्व, ठीक है, को एग्जिस्ट यानी कि सह अस्तित्व में रहते हैं। तो जो समाजवाद है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हुए, इसका मतलब ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है पैसा वाला, ठीक है, आय बोलो या जीवन स्तर बोलो, उसमें जो आपके जो गैप है, ठीक है, यानी कि जो आप अर्न करते हो या आपका जो लाइफ स्टेटस है उसमें जो गैप है, उस गैप को दूर करना, यही तो हमारा मेन हुआ इस समाजवादी का, लोकतांत्रिक समाजवाद का। फिर जो जो आपका जो कैपिटलाइजेशन है, जो संपत्ति है, उसका जो केंद्रीकरण हो रहा है, उसका जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि कुछ लोगों तक ही जो सीमित है उसको रोकना है, और जो मजदूर और वंचित वर्ग है उनका कल्याण करना है, यानी कि जो आपका लेबर क्लास है, ठीक है, उसका क्या करना है, उन्नति करना है, उनको ऊपर उठाना है, उनका वेलफेयर सोचना है, ठीक है, जिससे कि जो ऑल द कास्ट है या ऑल द क्लासेस हैं उनके प्रति कैसा बिहेवियर हो, एक एक प्लेजेंट सा बिहेवियर हो, उनको सारी चीजें की इक्वलिटी दिया जाए, क्लियर है। उसके बाद आपका एक वर्ड है पंथ निरपेक्ष, क्या है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या है, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर। देखो इस वर्ड का अपना अलग ही काम है। सेकुलर का मतलब क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेन रूप था, ये वर्ड तब तो नहीं यूज किया गया था या तब नहीं लिखा गया था प्रियम्बल में, बट एक 42वें संविधान संशोधन में 1976 इसको उसमें ऐड किया, ठीक है। ये बताया गया कि जो हमारी इंडिया है वो बहु संस्कृत, यानी कि मल्टी कल्चरल टाइप की है, तो मल्टी कल्चरल हेरिटेज को एग्जिस्ट करती है अपने अंदर, और इसी का अगर हम देखें कि आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, ऐसा आपस में कोऑपरेटिव व्यवहार है, उसको बनाए रखना है,
तो हमें सेक्युलर होना ही पड़ेगा, हमें पंथ निरपेक्ष होना पड़ेगा। तो पंथ निरपेक्ष से हम क्या कह सकते हैं कि हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो आई कैन कंसिडर पंथ निरपेक्षता को, पंथ निरपेक्ष, ओके, यानी कि सेक्युलर निरपेक्षता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? धर्म और राजनीति, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, राजनीति का अलगाव। ठीक है, यानी कि जो राज्य है अपना कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा और न ही कोई धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक से आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, कोई भी भेदभाव कर सकते हो। इवन जो भारत के मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें भी जो धार्मिक मामलों का संरक्षण किया गया है, उनके कंजर्व किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है? 25, 26, 27 एंड 28 आर्टिकल आपके 25 से लेके 28। ठीक है, इस चीज को बताया गया है कि कोई भी स्टेट अपना कोई भी स्टेट या कोई भी राज्य अपना अपना पर्टिकुलर धर्म या रिलीजन नहीं घोषित कर सकता, घोषित कर सकता। क्लियर है? अब इनके जो धार्मिक मामले होते हैं, ठीक है, इनके जो धार्मिक मामले होते हैं, रिलीजियस रिलीजियस मैटर्स होते हैं, वो मैटर्स भी क्या है? संरक्षण है या कंजर्व्ड। क्लियर है? किसी भी धर्म की तुलना किसी भी दूसरे धर्म से नहीं कर सकते हैं। आप में सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ संविधान है। और भारतीय में समाज में मल्टी कल्चरल डायमेंशन है, तो इसको आप इस हेरिटेज को बनाए रखने के लिए ये वर्ड जोड़ा गया। आगे बढ़ो। ना सी जब ये कहेंगे हम लोग लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र यानी कि डेमो, काफी आप लोग टीवी वगैरह में सुनते रहते हो, न्यूज में सुनते रहते हो, व्हाट इज, देखो ये एक्चुअली एक व्यवस्था है या एक सिस्टम, एक सिस्टम बोल सकते हो, जिसमें कि जो शासन का संचालन होता है, कि जो शक्ति होती है वो भारत के जनता के हाथ में निहित होती है। यानी कि जो इंटायर कंट्रोल जो गवर्नमेंट चलाई जाएगी इंडिया में, वो टोटली लास्ट एंड में किसके हाथ में है? जनता में या पब्लिक के हाथ। ठीक है, तो एक ये आपकी प्रक्रियागत प्रणाली है, ओके, यानी कि एक प्रोसीजरल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे न्यू न्यू डायमेंशंस जुड़ते चले गए और इस जो टोटल आपकी जो व्यवस्था है इसको और भी अधिक बड़ा और भी अधिक लाइवली बना। क्लियर है? तो हम क्या करें? जनता के हाथ में, लास्टली इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये दो प्रकार के लोकतंत्र हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट पर कि लोकतंत्र दो मुख्य प्रकार है, टू इम्पोर्टेंट टाइप्स, क्या क्या है? एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब याद रखना, डायरेक्ट लोकतंत्र में क्या होता है? डायरेक्ट जनता के, डायरेक्ट
मीन्स डायरेक्टली थ्रू पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक डायरेक्टली उसमें जो आपकी सत्ता होती है, शासन होता है, उसमें डायरेक्टली अपना हिस्सेदारी या अपनी भागीदारी निभाती है। ठीक है, ओके। तो हम ये कहेंगे ना कि जो डायरेक्ट हिस्सेदारी वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया जाता है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होती है वो जनता के पास कुछ ऐसे प्रमुख पावर्स होते हैं, औजार बोलो, शस्त्र बोलो, वॉट एवर वेपन्स बोलो, जिसमें वो आपके जो डेमोक्रेसी, आपका जो लोकतंत्र है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या बिल्डअप करता है। जैसे कि आपके इनिशिएटिव लेना, फिर आपका राइट टू कन्वर्जन, राइट टू कॉल, फिर प्लीबेसिटी यानी कि जनमत संग्रह करना, या आप बोलो पहल करना, या प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को आप वापस बुलाना। These are the weapons which makes your democracy more livelihood, more working, more strong है। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि जो भारतीय संविधान है जो संसदीय लोकतंत्र को अपनाए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग लिखेंगे थोड़ा। आई विल से कि जो भारतीय आपका जो संविधान है, भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसने क्या किया, क्या किसको अपनाया है, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, संसदीय लोकतंत्र को, यानी कि आपके पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया है, जिसमें आपकी जो कार्यकारिणी होगी या आपका जो एग्जीक्यूटिव होगा वो क्या होगा, मेन आपके किसके हाथों में रहेगा, मंत्री परिषद के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में रहेगा। और अपने जितने भी कार्य वो करेगी, अपने जितने भी वर्क करेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा या जवाबदेही होगा। मतलब ऑल दोज वर्क व्हाट दे विल डू इज ऑल हैव बीन आंसर्ड और रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये हम इसमें एक प्रॉपर्टी है, इसको लिख देती हूँ तो आपको ये ध्यान रहेगा, जिसमें कार्यकारिणी यानी कि आपकी एग्जीक्यूटिव अर्थात मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका यानी कि योर लेजिस्लेटिव, ठीक है, के प्रति उत्तरदायी अपनी जवाबदेही, उत्तरदायी एवं जवाब। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल एंड आंसर, रिस्पॉन्सिबल एंड आंसर। क्लियर। तो हमारे इंडिया में जो अपनाया गया है डेमोक्रेसी वो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये थोड़ा सा याद है कि हमारे भारतीय संविधान ने या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, गणराज्य। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, ये भी वर्ड यूज किया गया है, तो इसको एक्सप्लेन करने क्या किया गया है, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। व्हेन आई एम सेइंग दैट ये एक गणराज्य है या रिपब्लिक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। गणतंत्र या गणराज्य का मतलब होता है कि जो जो आपका देश का, या यहाँ पे हम लोग क्योंकि एक राज्य ही अभी तक कंसिडर कर रहे हैं इस पूरे इंडिया को, तो जो राज्य का जो सबसे प्रमुख होगा या जो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होगा वो किसके द्वारा चुना जाए, हु मेक देम सेलेक्ट, जनता या पब्लिक सेलेक्ट करेगी। ठीक है,
तो भारत का राष्ट्रपति लोगों के परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन को संचालित करता है। ये होता है आपके इस परोक्ष रूप से कह रही हूँ, मतलब कि उनके द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा ही चुना जाता है देश का प्रमुख। देखो, इसमें हम ये कहेंगे कि जो ये कहता है कि जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख, इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ योर इंडिया, वो क्या होता है, परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित, परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। यानी कि लोगों ने क्या किसको सेलेक्ट किया, लोगों ने मंत्रिपरिषद को सेलेक्ट किया, मंत्रिपरिषद ने क्या किया, इसको निर्वाचित, इसको जो राज्य का प्रमुख हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या लोगों के परोक्ष रूप द्वारा चुना जाएगा तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से, मंत्रिपरिषद सहायता से देश के साथ चलाए। ठीक है, तो इसको कौन सेलेक्ट करता है, परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप, या हम ये कह सकते हैं जो गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय देश की जनता में। ठीक है, क्लियर है, राज्य की संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता यानी कि पॉलिटिकल संप्रभुता, पॉलिटिकल डिसीजंस, पॉलिटिकल मामले जो है वो, जो पूरे राज्य क्या होता है वो किस में सीमित होता है, किस में निहित होता है, वो भारत की जनता में रही, यानी देश की ही जनता, जिस राज्य की ही जनता में निहित होता है, यानी कि पब्लिक, उसके पब्लिक में ही निहित होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं इस न्याय की बात करूं, न्याय यानी जस्टिस, तो न्याय के अंतर्गत कितने तरह के न्याय होते हैं, सामाजिक न्याय हो सकते हैं, आर्थिक न्याय हो सकते हैं, राजनीतिक न्याय हो सकते हैं, इन तीन न्यायों का संबंध हो सकता है। और ये कहाँ से लिया गया है, अभी हम लोगों ने बताया था, पूर्व सोवियत संघ यानी कि आपके रशिया, तो रूसी क्रांति से इसको प्रेरित किया गया है, और ये बोला गया है कि प्रत्येक पक्ष में न्याय का इसका मतलब है कि समान व्यवहार से किया जाएगा। ठीक है, और जो भी वर्ग हो, जो भी क्लास हो, उसके विशेषाधिकार यानी कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका आप बहुत ख्याल रखोगे, उसके वेलफेयर का ध्यान रखोगे। ठीक है, और इससे जो हमारी जनता है, उसका जो राष्ट्र है, जो हमारा फाइनल जो देश है, राज्य है, उसका विकास भी, डेवलपमेंट भी होगा शांति प्रिय ढंग से या हैप्पीली। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्याय या जस्टिस। तो जस्टिस में तीन तरह के जस्टिस होते हैं, या तो आपके कैसा जस्टिस होगा, सोशल, या तो फाइनेंशियल, या तो आपके पॉलिटिक्स। ठीक है, देखिए, सोशल यानी कि क्या हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक। ठीक है, और ये तीनों ही कहाँ से लिया गया है, रूसी क्रांति से, रूसी क्रांति। क्लियर है, तो ये इससे क्या होगा कि इसका सभी चीजों का ध्यान रखना होगा, उनके विशेष अधिकार का उल्लंघन ना हो, किसी तरीके से डी मतलब उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्लियर है, ओके। अब लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो गतिविधियां हैं, जो इंसान व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध या उसके जो विकास के अवसर जो उसको उपलब्ध करा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज उसके डेवलपमेंट में दी जा रही है, ठीक है, या जो उद्देशिका है, जो हमारा इंडियन प्रियम्बल है, उसमें बताया गया है कि विचारों के, थॉट्स की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस की, विश्वास की, बिलीफ की, रिलीजन की, हर चीज की स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। लिबर्टी को हम लोग अभी भी समझे हैं, किसकी स्वतंत्रता, और ये हमारे प्रियम्बल में भी दिया गया है,
तो दिस इज योर, फिर इक्वलिटी की बात की गई है, देखते हैं फ्रेंड्स में किसकी बात की गई है, इक्वलिटी यानी कि समान, ठीक है। जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रीएम्बल में ऑलरेडी दिया हुआ, क्लियर, बताया गया है कि जो उसकी प्रतिष्ठा है या उसको जो अपॉर्चुनिटीज है वो सारी की सारी सेमली और इक्वली दी जाए, ठीक है। यानी कि जो किसी भी वर्ग के साथ है, एनी क्लास या किसी भी वर्ग के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी क्लास के वर्ग के साथ नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, या आप बोलो भेद, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव, किसका, उसकी प्रतिष्ठा और उसका समान अवसर, प्रतिष्ठा या उसका प्लस समान अवसर या फुल अपॉर्चुनिटीज, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमारे इसमें दी गई थी, प्लस भेदभाव वाला भी हमने अभी देखा था, तो स्वतंत्रता दी जाएगी किसके आपके अभिव्यक्ति से लेके विचारों से लेके सारी चीजों की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी भेदभाव किसी भी नागरिक से नहीं होगा, उसके धर्म, जाति, उसका कौन सा जेंडर है, किसी भी चीज को लेके कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और ये सारी चीजें जो आपके सार्वजनिक सेक्टर्स हैं, जो सार्वजनिक स्थान है, यानी कि जो पब्लिक एरिया है, वहां पर तो बिल्कुल भी इन चीजों के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, एवरीबडी इज इक्वली ट्रीटेड, ठीक है। और ये सारी चीजें हमारे कौन से आर्टिकल्स में दी हुई हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी, 14, 15, 16, 17 एंड आर्टिकल, ये सारी चीजों में इन चीजों को दिया गया है, किसके आधार पर, कोई भी, आप बोलोगे कहाँ पर, पब्लिक एरियाज में, पब्लिक एरिया या आपके सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, किसके आधार पर, आपके लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर, एक्सेट्रा, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, हमारी इक्वलिटी वाली पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो 3 डायमेंशंस में इक्वलिटी को देखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी को, इक्वलिटी या समानता को 3 डायमेंशंस में देखता है, 3 आयामों में देखता है, 3 आयामों में। कौन कौन से 3 आयाम भाई, एक आयाम आपका हो जाएगा सामाजिक आयाम, सामाजिक इक्वलिटी, इक्वलिटी, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा आर्थिक इक्वलिटी, आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल, और लास्टली हो जाएगा राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स, राजनीतिक, क्लियर है। तो 3 आयाम ये हो गए, बंधुत्व यानी कि फ्रैटर्निटी। नेक्स्ट वाला देखते हैं बंधुत्व, नेक्स्ट वाला क्या है, बंधुत्व यानी कि फ्रैटर्निटी। अब इस बंधुत्व का मतलब अभी हम बोल रहे हैं ना, कॉपरेशन करेंगे, कॉपरेट करेंगे, एक नागरिक दूसरे नागरिक के जो इंटेंशंस है, भाव हैं, उनको समझेंगे, आपस में ब्रदरहुड का इस्तेमाल मेंटेन रखेंगे। तो भारतीय संविधान जो है वो क्या करती है, एक एकल नागरिकता देती है, सिंगल सिटीजनशिप देती है, और जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 15 क में दिया गया है, 15A में दिया गया है, उसके माध्यम से हम लोग इस पैटर्निटी को मेंटेन करेंगे। इस पैटर्निटी के जो भावना है, उसका जो हमारे थॉट्स हैं, उसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है। पैटर्निटी का मतलब क्या होगा कि जो एक नागरिक दूसरे नागरिक के प्रति क्या करेगा, अपने भाईचारा, बंधुत्व और इन सब चीजों का, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड सारी चीजों को मेंटेन करेगा, मेंटेन करेगा, उनके थॉट्स को सम्मान देगा,
ठीक है, किस में डिस्कस हुआ है? ये हमारे मौलिक कर्तव्य के रूप में, या आप बोलो फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप, फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में इसमें दिया है आर्टिकल आपके 15 क में। ठीक है, 15 क में इसको बताया गया है। क्लियर है? So these are the some of your properties or the keywords that has been used in your this Indian constitutions, and there are several properties, और भी बहुत सारी properties है, बहुत सारे प्रकार है जो हम लोग आगे और एक क्लास में डिस्कस। ठीक है, और नोट्स आपको वीडियो के एंड में ऑलरेडी मिल रहे हैं, डोंट वरी।